हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। HP नायब तहसीलदार के लिए ये सारथी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं आपके लिए। तो उस दौरान मैं इकॉनमी पढ़ा रहा हूँ। इकॉनमी के पिछले लेक्चर में जो कि पहला सिलेबस का लेक्चर था, उसमें हमने यूनिट 1 के दो टॉपिक्स जो थे सेक्टर्स ऑफ इकॉनमीज़ या टाइप्स ऑफ इकॉनमीज़, ये दो चीज़ें हमने कवर करी थी, जिसमें हमने वो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या मिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इकॉनमीज़ क्या होता है, अग्रेरियन इकॉनमीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमीज़ क्या होती हैं, इकॉनमी एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ये इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसको रीड करना है। अब जब इस पॉइंटर्स की बात आती है तो देर विल बी सम लाइक जस्ट लाइक अ वार्निंग कि कुछ फार्मूलाज या कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स हमारी होंगी जो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो पेशेंस के साथ इस सेशन को देखिएगा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, कैसे ये ड्राइव होती हैं, बेस ईयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन इनको कैलकुलेट करता है, आंकड़ों के साथ जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं जिससे एक देश की नेशनल इनकम का आंकड़ा निकाला जाता है, उसकी बातें हम लोग करेंगे। सारथी सीरीज़ के साथ जुड़े हुए जो भी सेशंस हैं उनकी सारे पीडीएफ लेक्चर्स आपको हमारी O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे एक फ्री कोर्स बना हुआ है। फ्री यानी कि जस्ट आपको ₹1 पे करना है और सारे जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, पिछले भी जिन टीचर्स ने लेक्चर्स लिए हैं वहाँ पे सारा मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट, अब जो प्रेपरेशन है, पेपर बहुत नियर बाई आ चुका है, तो हमारी ऐप पे कुछ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें सभी कोर्सेज का एक बंडल है जो टेस्ट सीरीज़ है। तो 5000 क्वेश्चंस डिफरेंट सेट्स के वहाँ पे आपको मिलेंगे, या सेगमेंट वाइज भी आप ले सकते हो, जैसे HPGK के सेपरेट क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर के सेपरेट क्वेश्चंस हैं, या आपको HP नायब तहसीलदार की जो पुरानी मॉक टेस्ट सीरीज़ थी इनकी 23-24 टेस्ट वाली, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइडिया ऑफ नेशनल इनकम, आइडिया ऑफ नेशनल इनकम जो है किसी भी देश की नेशनल इनकम को ड्राइव करना एक मैक्रो इकोनॉमिक मेथड है जिससे हम लोग उस देश की इकोनॉमिक वेलबींगनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंटरनेशनली इस टूल को इस हिसाब से यूज़ करा जाता है, किसी एक देश की नेशनल इनकम ज़्यादा है तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि यस, वहाँ पे इकोनॉमिक वेलबींगनेस ऑफ द सोसाइटी अच्छी है। हालांकि ये एक एग्जॉस्टिव आइडिया नहीं है। देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जिसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन दिस इज़ अ वन ऑफ द मेथड्स और सबसे जिसमें आंकड़ों की बात होती है। बाकी सारे मेथड्स इंडेक्सेस पे जाते हैं। अगर मैं सांख्यिकी की भाषा में बात करूं तो आंकड़ों में अगर हमें देखना है कि किसी देश का कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तो ये क्वांटिफिएबल मेथड है नेशनल इनकम। अब इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप पे हम लोग स्विच करेंगे। उससे पहले मुझे आपको बताना है कि ये जो आंकड़े हैं अपने देश में, ये जो नेशनल इनकम के साथ जुड़े हुए आंकड़े हैं, ये लेके कौन आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके पेपर में यहीं से आने की मुझे उम्मीद है। वो क्या है जी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भारतीय सरकार का एक मंत्रालय है। मॉस्पी बोल देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें दो डिपार्टमेंट है। जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत कुछ ऐसे विभाग हैं जो फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश में आंकड़े इकट्ठे करती हैं, कंपाइल करती हैं, उनको मीनिंगफुल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करके सरकार को, पार्लियामेंट को या देश को दिखाती हैं। तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। इन दोनों का काम है, इनका काम है डेटा इकट्ठा करना, इनका काम है डेटा को कंपाइल करके मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बनाना। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल अकाउंट्स पे हो गया, GDP पे हो गया, या और बहुत सारी मल्टीपल आंकड़ों की रिपोर्ट्स हैं जो ये कंपाइल करके देते हैं। अब सरकार को ये पसंद नहीं आ रहे थे। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, दोनों को मर्ज करके हमें एक चीज बना देनी है और उस बॉडी का नाम रखना है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। तो आज देश में आंकड़े जो कंपाइल कर रहे हैं, कर तो ये दोनों डिपार्टमेंट रहे हैं, लेकिन दे आर मर्ज्ड अंडर द नेम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये है हमारा ऑफिशियल डेटा पब्लिशर अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक,
एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो आंकड़ों के साथ संबंधित है, उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अपने देश में, 2005 में इसको बनाया गया रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। देखो ये कमेटी 2001 में बनी थी। इसका मेन काम था कि देश में जो भी स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग हो रही है, डेटा की मॉनिटरिंग हो रही है, देश का जो सांख्यिकी सिस्टम है उसको एनालाइज करना है कि उसमें समस्याएं क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आई वो ये आई कि हमारा जो सैंपल सर्वे ऑफिस है या स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो कि उस टाइम थे मास्पी के अंडर, जिनको अब मर्ज करा गया, उनको डेटा कलेक्शन के दौरान जो स्टेट्स हैं, स्टेट की सरकारें हैं, वो कोऑपरेट नहीं करती। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ दैट काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंसिस्टेंटली स्टेट्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके डेटा कलेक्शन और ओवरऑल ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा को वेरीफाई करता रहे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इस डेटा का ऑथेंटिक होना, क्योंकि ये डेटा पब्लिक होता है। पब्लिक का इन डेटा पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी क्रेडिबिलिटी अगर हमने खो दी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट कर देंगी मार्केट में। तो इस पर्पज़ से नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाया गया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उससे अलावा ये काम करती है जो मैंने आपको NSO दिखाया, और ये कोऑर्डिनेट करती है डेटा का कलेक्शन और पब्लिकेशन, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने का काम इनका है। दूसरी बात, अब इसके जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं वो उनका टेन्योर है सिक्योर रहता है, उनको इतना इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई इंक्वायरी करता है, जैसा सा प्रोसीजर आर्टिकल 145 में मेंशन्ड है। उसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अगर इंक्वायरी करके बोलता है कि यस इन्होंने कोई गड़बड़ करी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टली रिमूव नहीं होते। यानी कि ये अपनी बात अपने स्टैंड पे रख सकते हैं बिना किसी डर के कि इनको रिमूव कर दिया जाएगा अगर सरकार वगैरह के खिलाफ कोई आंकड़ा देंगे। तो जस्ट टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, जस्ट टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये एक अलग से कमीशन बनाया गया। ठीक, अब एक छोटा सा काम मेरा आप कर लीजिएगा, इस कमीशन का प्रेजेंटली चेयरपर्सन कौन है वो मुझे बताइएगा कमेंट करके, है ना। ऐसी छोटी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, जस्ट कमेंट इट डाउन। ठीक है, तो ये दो डिपार्टमेंट्स हैं राइट नाउ। कौन सा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच इज़ अगेन मर्जर ऑफ NSSO एंड CSO। ये मिल के आंकड़े हमारे पब्लिश करते हैं, ये आंकड़े पब्लिश करता है, कंपाइल करता है। ये एज एन सच कोई रिपोर्ट फर्स्ट हैंड नहीं देता, आती हैं कुछ रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा भी आती हैं, लेकिन इसका मेन काम बैकग्राउंड पे है, उस जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है उसको स्मूथली चलाए रखना और क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखना, ये काम है। ठीक है जी। अब आप जो हो, आप कौन हो? आप कोई CA नहीं हो, आप कोई देश नहीं चला रहे हो, हमारा अभी नहीं चला रहे हो। सर्विस में जाओगे तो आप एक पार्ट बन जाओगे उस मशीनरी का जो देश चला रही है, आप वो एस्पायरेंट्स। तो ये जब आंकड़ों की हम लोग बात करते हैं तो इनमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े आएंगे जिनका आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं। तो हमें इन आंकड़ों की PhD नहीं करनी है, हमें बेसिकली समझना है कि जो जो चीज़ें मेरे पेपर में आ सकती हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ठीक कर पाऊँ, एटलीस्ट 70-80% क्वेश्चंस के। तो उस वे से इसको पढ़ना है। अगर हम आंकड़ों में बहुत ज़्यादा घुस जाएंगे ना तो आपको समझ में आएंगे और ना ही उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो इसलिए हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में GDP का मतलब क्या होता है। तो GDP इट्स स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारे सारे जो देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती हैं उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक, तो इसका अब मैं दोबारा से आपको डेफिनेशन बताता हूँ। तो बेसिकली समझिए GDP है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल आय। क्या है ये एक मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू है यानी कि एक मनी का आंकड़ा है। किसकी मॉनेटरी वैल्यू है? एक साल में हमारे देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कितने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उनकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। एक साल में हमारे देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई उनकी मॉनेटरी वैल्यू हमारे भारत की GDP होगी। अब इसमें चाहे कोई नेशनल बंदा था, इसमें चाहे कोई इंटरनेशनल कोई फॉरेन कंपनी आके भारत में प्रोडक्शन कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी काउंटेड इन दी GDP, है ना, कैलकुलेट करा जाएगा, GDP का पार्ट बनेगा। राइट, दिस इज अ सिंपल सा आंकड़ा। हमारे देश इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे 3 मेथड जो हमारी सरकार यूज़ करती है, CSO यूज़ करता है, वो आपके एग्जाम का रेलेवेंस नहीं रखता। हालांकि मैं अंत में उनका ओवरव्यू आपको बता के जाऊंगा। इतनी सी बात समझनी है,
एक फाइनेंशियल ईयर में, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस करी जाती हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब इसका यूज क्या हुआ? एक आंकड़ा हमने निकाल लिया तो यूज क्या हुआ? पहला यूज है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटी हमें एग्जैक्टली हमें आंकड़ों में पता लग गया कि पिछली साल कितना हो रहा था इस साल। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमारी जीडीपी 100 रुपये थी और इस साल हमारी जीडीपी 107 रुपये है, तो क्लियरली इट शोज़ कि भी एक साल में 7% का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें कुछ कैवियट्स रहते हैं, बेस ईयर है, प्राइस है, कॉस्ट है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हमें परसेंटेज ग्रोथ मिल जाता है, एनम ग्रोथ हमें मिल जाता है ग्रोथ रेट की, इस दर से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ईजिली वी कैन कंपेयर कि हमारी सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक, और इससे अलावा ये सबसे पॉपुलर मेथड है कंपैरेटिव एनालिसिस का, जो हमारे इंटरनेशनल ब्रेटन वुड सिस्टर्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जो यूज़ करते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो दैट इज़ वाई भी जीडीपी जो है वो पॉपुलर फिगर बन जाती है, हर एक देश जो जीडीपी चलाता रहता है। ठीक, अब ये है बेस आंकड़ा। इसके बाद इसी बेस आंकड़े से हम लोग बाकी की चीज़ें ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP क्या होता है? अब जीडीपी जो था, जीडीपी का बेसिक आंकड़ा जो कहता है वो ये कह रहा है कि एक साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई वो मेरा जीडीपी है। अब एनडीपी क्या होगा? जो एनडीपी है, एनडीपी सिर्फ है तो जीडीपी ही, लेकिन इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं क्या, कि ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते वक्त जो हमारे एसेट्स में डेप्रिसिएशन हुआ, जो भी एसेट्स हैं उनमें डेप्रिसिएशन हुआ पिछले साल में, इनको प्रोड्यूस करते हुए एवरी एसेट एक्सेप्ट द ह्यूमन बींग्स गोज थ्रू दी वियर एंड टीयर, तो वो उसका एक आंकड़ा सीएसओ कंपाइल करेगा कि इतना, जैसे अगर कोई रियल एस्टेट यूनिट है तो एक साल में 1% डेप्रिसिएशन उसका काउंट करा जाता है। तो सीएसओ की प्रॉब्लम है कि वो डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करते हैं, बट एवरी एसेट जो है वो डेप्रिशिएट तो करता ही है, वियर एंड टीयर तो आता है। तो जीडीपी प्रोड्यूस करते हुए पिछले साल जो हमारे एसेट्स थे उनमें डेप्रिसिएशन कितना हुआ, उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लुक इफ यू लुक एट द फॉर्मूला तो वही है, एनडीपी इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपके हिमाचल में कई बार क्वेश्चन आया, HPAS प्रीलिम्स में भी एक बार मैंने ये क्वेश्चन देखा कि जीडीपी और एनडीपी का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है, ह्रास बोलते हैं हिंदी में इसको, डेप्रिसिएशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक अब अगला आंकड़ा आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पहली थी घरेलू सकल आय, ये है राष्ट्रीय सकल आय। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये थी घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये नेशनल प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है? ये भी हमारे पास जीडीपी का ही आंकड़ा है, तो जीडीपी के आंकड़े से ही हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको। तो जीएनपी क्या है? जीएनपी को भी बेस हमारे पास वही है कि जीडीपी प्लस, ये वो है कि भारतीयों के द्वारा करी गई कमाई, आप समझ सकते हैं, चाहे वो विद इन बाउंड्री कर रहे हैं, चाहे वो किसी फॉरेन नेशन में कर रहे हैं। अब इसको फॉर्मुलेशन में अगर हम देखते हैं तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, हमारा फॉरेन नेट फॉरेन इनकम कितना है? नेट फॉरेन इनकम क्या होगा? व्हाट इज नेट फॉरेन इनकम? देखो, फॉरेन से बहुत सारा पैसा भारत में आ भी रहा है, पैसे का इनफ्लो भी है, और बहुत सारा पैसा बाहर जा भी रहा है, आउटफ्लो भी है। अब अगर नेट इनकम निकालने पे बैठेंगे तो मैं इनफ्लो आउटफ्लो को बैलेंस करूंगा ना। इनफ्लो कैसे हो रहा है? हम चीज़ें बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो वो इनफ्लो हो रहा है। और आउटफ्लो क्या है? आउटफ्लो ये है कि हम चीज़ें बाहर से खरीद रहे हैं तो वो पैसा बाहर जा भी रहा है, तो उसको हमें देखना है। तो देखिए, इनफ्लो और आउटफ्लो है ना। इनफ्लो क्या है? इनफ्लो है एक्सपोर्ट्स, और आउटफ्लो क्या है? इंपोर्ट्स। पैसा इंपोर्ट्स के रूप में बाहर जा रहा है ना, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और इसको अगर थोड़ा सा और ब्रॉडन में करके देखता हूँ तो इनफ्लो क्या है? इनफ्लो, इसमें रेमिटेंसेज आ जाती हैं, बहुत सारा पैसा जो हमारे भाई बंधु बाहर रहते हैं, काम करते हैं, अपने घर में पैसा भेजते हैं, इन रेमिटेंसेज इन हो रही हैं। और इंपोर्ट्स में अगर आउटफ्लो की बात करें तो रेमिटेंसेज आउट भी हो रही है, हम भी बाहर पैसा भेज ही रहे हैं, अगर अपने भाई बंधु कोई बाहर पढ़ रहा है तो एटसेट्रा। तो बेसिकली नेट आउटकम क्या निकलेगा? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं इसको, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे जीडीपी में तो वो क्या बन जाएगा? देश का जीएनपी बन जाएगा। ये तो था ही डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर है तो। अब भारत के केस में क्या है? नॉर्मली आपको लगता होगा कि जो जीडीपी का आंकड़ा है वो लेस देन होगा जीएनपी से, क्योंकि जीएनपी में तो हम और चीज़ें ऐड कर रहे हैं जीडीपी के साथ साथ। लेकिन इंडिया के केस में ये उल्टा है, जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारा जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है,
जो भी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो माइनस में है। व्हाट डज दैट मीन्स कि पैसे का इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इन द माइनस, इन द नेगेटिव। ठीक, तो इस बात को याद रखना है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो हमारा नेगेटिव में जाता है। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है पैसे का। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी से अलग है, भारत की जीएनपी जीडीपी से कम है। ठीक, फॉर्मुलेशन वाइज अगर हम लोग देखें, आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं जीडीपी का, तो दिस इज इट द फॉर्मूला, जीएनपी इज जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम में हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो दैट इज वाई इंडिया का जो जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन इट्स जीडीपी। ये कई बार आपको कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट्स आ सकती हैं पेपर में, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं अक्सर। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी के आगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जैसा हमने जीडीपी के बाद एनडीपी निकाला था, तो जीएनपी के बाद हमें एनएनपी निकालना है। क्या किया था उस टाइम? हमने किया था जी डेप्रीसिएशन माइनस। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर हमें ड्राइव करना है तो जीएनपी से डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा। राष्ट्रीय सकल आय से मुझे ह्रास निकालना होगा कि इन इनकम को जनरेट करते हुए जो भी एसेट डेप्रीसिएशन हुआ, वो अपने हिसाब से डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं सीएसओ वाले, उनके पास है फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें मिल जाता है। ठीक, तो एनएनपी इज जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रीसिएशन। यस, तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। कैसे बना ये भी मैंने बताया, नहीं समझ में आया तो नीचे आप मुझे चैट में बताते रहिएगा, हम ले लेंगे इस पे डाउट सेशंस, या आप इसको रिवाइंड कर लीजिए 20 सेकंड तो भी समझ में आ जाएगा। आई होप मैंने ठीक ठाक समझाया। अब इसके आगे के जो फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे हम लोग भारत की, अभी भी मेरे पास वो आंकड़ा नहीं आया जिसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास राष्ट्रीय वही आ गई, राष्ट्रीय आंकड़ा ही आ गया कि देश की नेशनल इनकम कितनी है। नहीं, वो ऑफिशियल नेशनल इनकम तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। उसके लिए मुझे आपको एक दो कॉन्सेप्ट और समझाने होंगे, दैट इज कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या चीज़ें होती हैं, तो उनकी हम लोग अभी बात करेंगे। तो मैं आपको एक खाली स्लाइड पे बताता हूँ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो देखिए, एक बात समझिए, हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, यही बात हो रही है जीडीपी से लेके जीएनपी की, गुड्स एंड सर्विसेज है। अब इनका जो प्राइस है, इनका कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। एक कि इनका जो फैक्टर प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, और एक इनका जो मार्केट प्राइस है। इसका मैं डिफरेंस आपको समझाता हूं कि कोई भी चीज है अगर उसे प्रोड्यूस करना है तो देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल। उनकी हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। वो क्या होते हैं जी? वो वाइपर होते हैं। वाइपर क्या है कि उसे अपनी लेबर को काम करवाना है तो उसे वेजेस पे करनी पड़ेंगी, अपने पुराने लोन चुकाने हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे तो उस पर इंटरेस्ट पे करना है, प्रॉफिट कमाना है, जो उसने लैंड वगैरह लीज पे लिया है उसका रेंट पे करना है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी मेरा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग एनएनपी की बात कर रहे हैं, तो एनएनपी दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। एक किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे, कि कोई भी गुड आपने प्रोड्यूस करा, फॉर एग्जांपल आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने एक कार मैन्युफैक्चर करी, वो एक गुड मैन्युफैक्चर हुआ ना, तो उसका फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो आपकी ये तीन चीज़ों का कॉस्ट है, आपका पर यूनिट वेजेस का कॉस्ट और ये सारा मिला के आपका प्रॉफिट मिला के, यानी कि एक चीज़ जिस कॉस्ट से बन के अपनी फैक्ट्री से बाहर निकल गई वो उसका फैक्टर कॉस्ट है। आपने एक कार 1 लाख रुपए में बना दी जिसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो वो 1 लाख रुपए उस कार का फैक्टर कॉस्ट है। अगर हम उस वे से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अलग आंकड़ा आएगा। बट क्या वो 1 लाख रुपए की टाटा नैनो कार मार्केट में 1 ही लाख की बिक जाएगी? यस और नो? जी नहीं। देयर विल बी इंटरवेंशंस। वो क्या इंटरवेंशंस हो सकती हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल आप भूल रहे हो, दैट इज कि सरकार बैठी है भाई रास्ते में। सरकार बैठी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पे सरकार इस पे टैक्स लगाएगी। राइट नाउ इन दी सिनेरियो क्या टैक्स लगता है हमारे पास? जीएसटी लगता है ना? जीएसटी या जो भी एक्साइज ड्यूटी जिस तरीके का गुड है उस तरीके के टैक्सेस इस पे लगेंगे। तो गवर्नमेंट इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया तो मान लीजिए इस पे 20% टैक्स था, तो एक कार 1,20,000 रुपए की होगी। क्या ये इस प्राइस पे मार्केट में बिकेगी? टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, बट स्टिल देयर आर कमोडिटीज जिन पे सरकार को, लोगों पे तरस भी आ जाता है। हो सकता है ये हम एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि सरकार थोड़ी बहुत सब्सिडी भी आपको प्रोवाइड कर दे, तो वो प्राइस इसमें से माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब
कि देयर आर इंटरवेंशन। कोई भी चीज़ फैक्टर कॉस्ट से निकल के अगर मार्केट में बिकने आ रही है तो उसमें सरकार का इंटरवेंशन रहता है। हो सकता है सरकार उस पर टैक्स ले रही है तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है सरकार उस पर थोड़ी बहुत सब्सिडी दे रही है, सब्सिडीज नेगेटिव इनकम टैक्स की सरकार अपनी जेब से पैसा पे कर देती है कि आप चलो सस्ते में खरीद लो, या आपको खाते में दे देगी कि ये चीज़ मार्केट में 900 रुपये की आपने खरीदी, 200 रुपये आपकी जेब में आ गया, आपको नेट 700 की बढ़ गई। उस केस में प्राइस माइनस हो जाएगा। तो ये जो प्राइस होगा ये मार्केट कॉस्ट होगा, मार्केट प्राइस होगा, और ये फैक्ट्री का जो प्राइस है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये दोनों कॉस्ट पे ड्राइव हो सकता है, ठीक है। वो कैसे? पहला अगर हम इसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो है जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। जो पहला आंकड़ा हमने देखा एनएनपी का वो मार्केट कॉस्ट पे था। अगर हम लोग इसी आंकड़े को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, अब एक आंकड़ा मेरे पास मार्केट प्राइस में है जिसमें कि मार्केट प्राइस में क्या इंटरवेंशन इंक्लूडेड थी, मार्केट प्राइस में सब्सिडी और टैक्सेस की इंटरवेंशन इंक्लूडेड थी। अब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ड्राइव करना है तो क्या करना होगा, बताओ ना, क्या करना होगा? अरे उसमें से टैक्सेस माइनस करने होंगे, सब्सिडीज प्लस करनी होंगी, जो सरकार के इंटरवेंशन है उनको हटाना होगा, तो मुझे पता लगेगा ना इसका फैक्टर कॉस्ट क्या था। एनएनपी अगर मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है तो वो जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन है, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है। अगर एनएनपी को हमें फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लिया तो वो है भारत की नेशनल इनकम। यस, रट्टा मारो जिंदाबाद। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका की फॉर्मूला आपके सामने है। जो मेरी मार्केट प्राइस की एनएनपी है उसमें से मुझे टैक्सेस को माइनस करना है, सब्सिडीज को प्लस करना है, आई विल गेट इट। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये देश की नेशनल इनकम है, जीडीपी हमारा नेशनल इनकम का आंकड़ा नहीं है। कोई पूछता है ना भारत की नेशनल इनकम क्या है और भारत की जीडीपी क्या है, ये दो अलग बातें हैं। देश की नेशनल इनकम यही है, इसका सोर्स क्या है? एनसीईआरटी। सरकारी नौकरी करनी है तो सरकारी किताबों की बात सत्य है, यस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली देश की नेशनल इनकम है हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस से टैक्सेस माइनस और सब्सिडीज प्लस करके निकालते हैं, ठीक। अब आता है पर कैपिटा। कुछ रेशियोज का बहुत बड़ा रोल रहता है इकॉनमी में कि चलो ये है हमारा नेशनल इनकम, पर पर्सन इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो इसको हम लोग हमारी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है पर कैपिटा इनकम, ठीक। तो वो आंकड़ा आपको स्टेट का भी पता होना चाहिए, यूनियन का भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको करवाया जब मैं हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे ये आंकड़ों का टेबल बना के मैंने दिया, तो इसलिए हम लोग उसको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। दूसरा आता है जी प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा जाता है तो वहां पे दो तरीके के प्राइसेस आते हैं। कॉस्ट की हमने बात कर ली, प्राइस ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम के आंकड़े आप देखोगे दो तरीके के आंकड़े हमें मिलते हैं। जब भी हमारे देश की नेशनल इनकम, जीडीपी के आंकड़े हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी स्पेशली कैलकुलेट करते हैं, तो दो प्राइसेस का कॉन्सेप्ट है। जब हम कंपैरिजन पे जाते हैं तो एक बेस ईयर कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि हमने फॉर एग्जांपल इस बार का जो बेस ईयर है, अब जो बेस ईयर हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ 2011-12। ये सीएसओ की डिस्क्रिप्शन रहती है कि हमें कौन सा बेस ईयर कैलकुलेट यूज़ करना है। राइट नाउ डिसाइडेड है कि यही है, हालांकि अभी ये मेथड चेंज कर दिया आरबीआई ने, तो वो करंट अफेयर के सेशन में मैं कवर करूंगा कि आने वाले टाइम से जो जीवीए कैसे कैलकुलेट होगा, जीडीपी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ करी है, लेकिन वो एचएएस के लिए ज़रूरी होगा, आपके लिए यही बेसिक चीज़ें बहुत है। तो बेस ईयर 2011-12 है, प्रेजेंटली हमारे पास चल रहा है 2022-23, ये फाइनेंशियल ईयर में अब हम बैठे। अब अगर कैलकुलेशन की बात करें तो ये प्राइजेस कैसे सेपरेट होते हैं। जैसे जीडीपी आती है, अगर मैं जीडीपी के आंकड़े की बात करूं तो दो आंकड़े आपको मार्केट में अक्सर मिल जाते हैं। वो क्या है कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस, दूसरा क्या है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। एक ही साल में आपको मिलेगा कि 2022-23 करंट प्राइसेस का जीडीपी ज़्यादा है, नॉमिनल प्राइसेस का जीडीपी कम है, कांस्टेंट प्राइसेस का या नॉमिनल जीडीपी, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये जो करंट प्राइसेस का है, बहुत सारे नाम है, तो ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ऊपर जो लिखा है नॉमिनल जीडीपी, और इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। बेस ईयर वाली जीडीपी को बोलते हैं रियल जीडीपी। अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ही है ये, बेसिकली जीडीपी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो देश में प्रोड्यूस हो रही है। उदाहरण के रूप में हम कार का एग्जांपल बहुत टाइम से ले रहे हैं। उदाहरण के रूप में 2011-12, अब ये कर क्यों रहे हैं हम, ये मतलब 2 सालों पे क्यों लेके जा रहे हैं, एक ही चीज़ है, इन सालों में जो बढ़ रही है दैट इज इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन। रियल प्रोडक्शन शायद सोसाइटी में ना बढ़ रहा हो, इकोनॉमी में ना बढ़ रहा हो, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, इस वजह से जो आंकड़ा है वो इन्फ्लेट हो रहा है।
वो मैं एग्जांपल में बताता हूँ। ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारे आंकड़े पे ना दिखे, सो दैट हमें रियल पिक्चर दिखे इकॉनमी का, इसलिए ये इतना तामझाम करा जाता है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये क्यों मतलब ये डिफ्लेट कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के रूप में हमने करी कार प्रोड्यूस, वही एक कार 1 लाख रुपए की एक कार थी। अब एक कार का प्राइस जैसे 1.5 लाख रुपए है ना। 1.5 लाख की 2 कारें हमने प्रोड्यूस करी, 2 कारें प्रोड्यूस करी तो 3 लाख रुपया जीडीपी कैलकुलेशन बन गया कि देश में बस छोटा सा देश है, 3 ही कारें प्रोड्यूस हुई तो इस साल की जीडीपी है 3 लाख रुपया करंट के प्राइजेस के हिसाब से। कारें कितनी प्रोड्यूस हुई हैं? 2। अब अगर मैं बैकवर्ड जाता हूँ बेस ईयर पे, तो बेस ईयर पे मान लीजिए इस कार का जो प्राइस, महंगाई नहीं थी उस टाइम, तो इस कार का प्राइस था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। अब 1 लाख में भी उन्होंने 2 ही कारें प्रोड्यूस करी थी, तो उस टाइम इनका जीडीपी था 2 लाख रुपया। ठीक है, आज भी 2 ही कारें प्रोड्यूस करी हैं, इस टाइम में 3 लाख रुपया। ये है 3 लाख रुपए मेरी करंट प्राइजेस की जीडीपी। अब मुझे इसको एडजस्ट करना है बेस ईयर के प्राइजेस के हिसाब से, तो मैं ये प्राइस कंसिडर नहीं करूंगा, मैं बेस ईयर का प्राइस कंसिडर करूंगा। दैट इज क्या? 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। तो मेरा जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 3 लाख, मेरा जो रियल जीडीपी है वो उस प्राइस के हिसाब से हो गया 2 लाख। कौन सा? ये वाला प्राइस। तो दिस इज हाउ कि कारें तो 2 ही प्रोड्यूस हुई हैं, उस टाइम भी 2 हो रही थी, आज भी 2 हुई हैं। ये आंकड़ा बढ़ गया किस वजह से? इन्फ्लेशन। रियल प्रोडक्शन तो सोसाइटी में उतना ही हो रहा है, तो उस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम बेस ईयर के प्राइस पे आते हैं। अब ये ऐसे एक एक चीज़ के प्राइस पे नहीं जाते, ये लोग इन्फ्लेशन के हिसाब से एक आंकड़ा बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जो करंट प्राइजेस की जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी आएगी, और अगर एक परसेंटेज का आंकड़ा आएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, एक परसेंटेज का आंकड़ा आता है जिसको जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है, तो वो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के डिफरेंस को बता देगा। उदाहरण के रूप में अब मेरी जीडीपी है 110 रुपये, है ना, 110 रुपये, और जीडीपी डिफ्लेटर सीएसओ कहता है कि 10% तो सिर्फ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है और कुछ नहीं है। तो मेरी जो रियल जीडीपी है वो इससे 10% कम हो जाएगी, विच इज़ 11 रुपीज़ कम होकर मेरी रियल जीडीपी 99 रुपीज़ रह जाएगी। तो ये 10% जीडीपी डिफ्लेटर है जो सीएसओ कैलकुलेट करता है, और ये उसका फॉर्मूला। दिस इज हाउ प्राइस ऑफ नेशनल इनकम वर्क। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया ना ये प्राइस वाला कॉन्सेप्ट, तो इतना सा समझिए कि 2 आंकड़ों पे जीडीपी को दिखाया जाता है। पहला आता है करंट प्राइसेस, दूसरा आता है कांस्टेंट प्राइसेस। एक ही साल की जीडीपी दोनों पे दिखाई जाती है। करंट वाली को नॉमिनल कहते हैं, बेस ईयर वाली को रियल जीडीपी कहते हैं। बेस ईयर 2011-12 है, और ऐसा करने की जो बेसिक कारण है वो ये है कि प्रोडक्शन हमें देखना है कि एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ना कि हमें इन्फ्लेशन देखना है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जब हम रियल आंकड़ा देखते हैं बेस ईयर के प्राइसेस का, तो वो रियल जीडीपी कहलाता है। ये बैकग्राउंड पे करता है सीएसओ, उसी का काम है। हमें तो पेपर देने हैं, आप आराम से पेपर दीजिए जाके। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट इन डाउन, हम लोग इसका कोई और आसान तरीका ढूंढ लेंगे आपको समझाने का। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीडीपी, जीएनपी, बाकी सारे फॉर्मुलेशंस। अब हम लोग बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं कि कैलकुलेशन मेथड्स कैसे काम करते हैं। कैलकुलेशन मेथड्स में 3 मेथड है अब हमारे पास। क्या है जी? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्शन मेथड इसको बोलते हैं। 3 मेथड्स के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट किया जा सकता है, जिनका काम करता है जी सीएसओ। अर्लियर ये जीवीए मेथड जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड है, ये न्यू मेथड से इन्होंने 2015 में जीडीपी स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले की न्यूज़ है कि अभी आरबीआई ने जो जीवीए का मेथड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मेथड है, उसको कर दिया है विदड्रॉ, और ये अपने पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स पे वापस जा रहे हैं। हालांकि ये जो कैलकुलेशन के फंडे हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और आपके एग्जाम्स के लिए मुझे रेलेवेंट नहीं लगते हैं। आप अगर ऐसे एमसीक्यूज़ के एग्ज़ाम दे रहे हो तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, इनके फॉर्मुलेशंस आप एक पेज पे लिख लेना, 3-4 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगे। और यही चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा सकता है। इफ़ स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो आई विल बी देयर। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे नहीं तो आप आपकी एप्लीकेशन चैट पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आपको डाउट्स रह रहे हैं। तो हम लोग एक एडिशनल डाउट सेशन रख लेंगे। एक बार रिवीजन करिए, मैंने ये पीडीएफ अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। पिछले 3 सेशंस का एक ही पीडीएफ है, आपके लेक्चर में अपलोडेड है। जस्ट गो थ्रू इट, उसमें जो चीज़ें मिलेंगी आप पढ़ लोगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और प्रैक्टिस के लिए साथ आपका जो टेस्ट सीरीज़ है वो सब कुछ चल ही रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, अगले लेक्चर में मिलते हैं।